हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट 28 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बैक टू फ्यूचर बेका वाला जो एग्रीमेंट था यूएसए और इंडिया के बीच में, वो कल साइन हो गया है। तो अभी देख लेंगे, एक रिवीजन टाइप हो जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स साइन हो चुके हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहा है, कितने साल इन ये चार इंपॉर्टेंट जिनको फाउंडेशनल एग्रीमेंट बोला जाता है वो साइन होने में टाइम लगे हैं यूएसए और इंडिया के बीच में। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, राइट। दूसरा अपन देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट द बाइनरी। अभी आपको पता है दिल्ली में इस टाइम पे हेज़ बहुत ज़्यादा रहती है, एनवायरनमेंट में चारों तरफ हवा में हेज़ ही हेज़, क्लैरिटी नहीं है और सांस लेने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और ये पोल्यूशन की इशू तो हमेशा आती रहती है। तो अभी तक क्या डेवलपमेंट हो गए हैं, अभी करंट क्या डेवलपमेंट है और किस तरीके से आगे हम इस चीज़ को टैकल, इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स बिल्कुल काम के नहीं, आप देख लेना, रीड आउट करना चाहो तो। इसमें तो क्या है कि जो क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर आपको पता है एक अभी 2 साल पहले एक मी टू मूवमेंट चला था, ठीक है, जिसमें जो हॉलीवुड के जो डायरेक्टर थे, एक जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, विंस्टन नाम था उनका आई गेस। तो उन्होंने कुछ मतलब उनके ऊपर रेप चार्जेस लगे थे और वो कन्विक्ट भी हुए थे उस चीज़ के लिए। और वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आया था, बॉलीवुड में भी बहुत लोगों ने, जैसे आपको ध्यान होगा था तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पे भी केस किया था इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो वो चीज़ें बताई हुई है, आप एक बार देख सकते हो, बाकी इतना कुछ काम का आर्टिकल है नहीं। यहाँ पर द ट्रम्प चैलेंज में आप देखोगे तो ये फर्स्ट आर्टिकल जो है ना, जिसको मैं अभी एनसर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप जिस लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हो यूएसए की, वो एक्चुअली इतनी लिबरल थी नहीं। जब सिविल वॉर हुआ था ना, जब वहाँ पे सिविल वॉर आने की वजह, जो स्लेवरी वाले जो स्टेट्स थे, लगभग 10 ऐसे स्टेट्स थे सदर्न स्टेट, उन लोगों ने अपना एक कार्टेल बना लिया था। फिर जाकर के फिर पूरे यूएसए के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी एक कैंपेन शुरू की थी, तब वो सिविल वॉर शुरू हुआ। फिर जो आज आप जिस फॉर्म में यूएसए को देखते हो, लिबरल कंट्री, उस फॉर्म में यूएसए इमर्ज होके आता है। कहने का मतलब पहले इतना ज़्यादा लिबरल नहीं था यूएसए। तो उसी इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं कोट करते हुए राइटर अभी जो करंट डिबेट हो रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए यूएसए में, जो बाइडन और ट्रंप के बीच में, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं, जो अपने बिल्कुल भी काम की नहीं है। एक बार देख लेना आप चाहो तो अपने खुद के नॉलेज के लिए। ये वाला आर्टिकल है पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी मैं यहाँ पे ब्रीफिंग कर देता हूँ। चिली आपको पता है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी 1 सेकेंड, चिली आपको पता है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। वहाँ पर अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिमांड चल रही है। उसमें सबसे बड़ी बात, अभी इम्पल्स तो इस चीज़ से मिला है कि मेट्रो के फेयर्स, जो मेट्रो ट्रेन है उसके फेयर्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो इस वजह से जो कॉमन मैन है वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, मोबिलिटी बिल्कुल रुक चुकी है। बट उसके बजाय और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे। जो रिच लोग हैं उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया और जो पुअर्स हैं वो बिल्कुल ही मतलब रिसोर्सेज से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया सॉरी, ये जो बेसिक नीड्स होती है, हमारी जो सोशल सिस्टम की एकदम बेसिक फाउंडेशन होती है, उन चीज़ों से भी दूर रखा जा रहा है गरीबों को। इसलिए ये सारी चीज़ें मिलकर के अल्टीमेटली अब पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा था वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को एक तरीके से शो कर रहा था। तो अभी क्या है, डिमांड आ रही है कि इंडिया की तरह वहाँ पर भी वी द पीपल ऑफ इंडिया हम बोलते हैं ना प्रियम्बल में, उसी तरीके से पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड वहाँ पे चल रही है। ओके, तो इस पेज से 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फिर देख लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, माई कोविड-19 फैमिली, ये बिल्कुल काम का नहीं है। ये आर्टिकल गिव रिफॉर्म अ चांस, अभी आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई और उनको इनइफेक्टिव नलीफाई करने के लिए आप कह सकते हो पंजाब की लेजिस्लेचर ने भी बिल्स पारित किए हैं। क्या प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविज़न है, क्या ऐसा पहले हुआ है और किस तरीके से अगर अभी पंजाब की गवर्नमेंट ने ये जो पूरे प्रोविज़न्स लेकर के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उससे फार्मर्स को क्या लॉस हो सकता है, आपको पता है सारा। एक रिवीजन हो जाएगा, कुछ 1-2 पॉइंट नए मिलने वाले हैं, वो ज़रूर देखेंगे अपन। ये आर्टिकल विनर्स टेक इट ऑल, आपको पता है
हर तरफ कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस देखे जा रहे हैं, बट कोविड-19 से पहले भी एक बड़ा क्राइसिस था, दैट वाज एनवायरमेंटल क्राइसिस, अनदर वाज लेबर क्राइसिस, और उसके अलावा और जो पुअर क्लास की क्राइसिस है वो चलते ही आ रहे हैं सालों साल से। तो उनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स वर्सेस पुअर्स, इन्वेस्टर्स वर्सेस एनवायरमेंट, गवर्नमेंट जो कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है वर्सेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमारे काम आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा ये आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है बैक टू फ्यूचर। अभी रिसेंटली आपको पता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और इनके काउंटर पार्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उनके बीच में मीटिंग हुई। तो ये बेका करके एग्रीमेंट साइन हो चुका है ट्यूसडे को दिल्ली में। ये अपने आप में कई सालों से एक तरीके से जो एक प्रोसेस चलता आ रहा था उस प्रोसेस को एंड करने का एक कदम था। आप देख सकते हो इंडिया और यूएस में कितना ट्रस्ट बिल्डिंग का काम हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कॉपरेशन भी देखने को मिल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन शेयर भी करेंगे। लॉजिस्टिक्स के लिए ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, मिलिट्री इंफॉर्मेशन को सिक्योरली यूज़ करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं पहले से, और कम्युनिकेशन शेयरिंग के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। बेका है ये अपने आप में लास्ट है सो कॉल्ड फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की बात की जाए तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड हैं, तो दीज आर इंडिया यूएसए रिलेशन, या फिर कह सकते हैं यूएसए बेस्ड, ठीक है। यूएसए जो लगातार डिफेंस पार्टनर्स के साथ में ये एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करता रहता है, तो इंडिया के साथ में ये चारों एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। अब आप देखोगे इंडिया और यूएसए की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसके पहले आपको पता है 3 एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, जिनमें पहला है गसोमिया, GSOMIA, गसोमिया शॉर्ट में आप बोल सकते हो, जिसमें मिलिट्री की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा इन ए प्रोटेक्टेड मैनर। नंबर 2 लेमोआ, जिसके अंडर में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड द वर्ल्ड। यूएसए की जो डिफेंस जितने भी मोबिलिटी है उसको इंडियन फैसिलिटी हमेशा हेल्प करेगी, और इंडियन मोबिलिटी जितनी भी है थ्रू आउट वर्ल्ड उसको यूएसए की फैसिलिटीज़ हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी लेमोआ फाइनलाइज हो चुका है पहले से। और एक एग्रीमेंट है दैट इज़ अबाउट फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन वेपन प्लेटफॉर्म्स। दोनों कंट्रीज़ के वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए 2 आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कॉमकासा एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा करके चारों एग्रीमेंट हो गए, बेका, गसोमिया, लेमोआ, कॉमकासा। और ये एग्रीमेंट आप देख सकते हो ये एक मेजर एडवांसमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को देखें तो। अगर हम डिस्कशन की बात करें दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में, तो इन चारों एग्रीमेंट्स को लेकर के शुरुआत हो चुकी थी आज के 20 साल पहले से। अब देखें एक एक कि कौन सा एग्रीमेंट कब साइन हो गया था। देखो, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट गसोमिया जो था उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो एनडीए फर्स्ट थी उसने 2002 में। फिर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ साइन हुआ लगभग 14 साल बाद में 2016 में। ऐसे ही कॉमकासा जो था वो 2018 में हो गया। तो आपको ये 14 साल का जो मिसिंग पीरियड है उसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी, तो दैट वाज ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए यूपीए गवर्नमेंट में यूपीए को सपोर्ट करने वाली, मतलब कांग्रेस मेन लीडिंग पार्टी थी, तो उसको सपोर्ट कर रही थी लेफ्ट पार्टीज। अब लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करती है तो वो तो यूएसए की तरफ जाना ही नहीं चाहेंगी। तो आप देखोगे कि लगातार यूपीए ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इन एग्रीमेंट्स को या फिर यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश किए जाए। जैसे कि सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने तो की थी, बट इन एग्रीमेंट्स को ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ा पाई थी, बिकॉज कि 2005 से लेकर के बाद में आप देखोगे तो लगातार एक ही एक चीज़ आ रही थी कि कैसे भी करके हम पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर हुआ करते थे, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम नहीं छोड़ सकते। अब 100% यूएसए के पाले में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मिलिट्री एग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स है एक तरीके के। तो इसमें कहीं ना कहीं एक थ्रेट महसूस करती हैं लेफ्ट पार्टीज़ कि कहीं ना कहीं कम्युनिज्म जो है उसको जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो ओवरकम कर जाएंगी।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। आप देखोगे यूपीए के टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, वो 10 साल के एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया था उन्होंने डिफेंस कॉपरेशन का विद यूएसए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी यूएस इंडिया के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव भी शुरू किया था 2005 में, और अल्टीमेटली आपको पता है वो एग्रीमेंट भी फाइनल आउट हुआ था। तो आप देख सकते हो हर जगह पे हमारी गवर्नमेंट्स ने पिछले 20 सालों से लगातार यूएसए के साथ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। और अब जो करंट लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब ज़्यादा ध्यान लगा रही हैं कि कैसे भी करके सिक्योरिटी गेन को इंश्योर किया जाए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती जा रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आप देखोगे दूसरी तरफ ये जो इंटेंसिव एंगेजमेंट है दोनों कंट्रीज़ की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, जिसमें इंटर ऑपरेबिलिटी भी होगी, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, तो जॉइंट डिफेंस रिसर्च भी होगी। तो आप देख सकते हो नए वेपन बनाने में कितना ज़्यादा कॉपरेशन आएगा, किस तरीके से हम हमारी नेशनल इंटीग्रिटी कह सकते हैं, हमारे कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे किसी भी तरीके से। चाइना आज जो एग्रेशन दिखा रहा है वो अपने आप में एक सिंबल भी है। अब आप देखो कि ये जो बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल डिफेंस या फिर सिक्योरिटी कॉपरेशन जब भी होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक रॉन्ग व्यू निकल के आ रहा है। अभी जो मैंने अभी आपको कहा ना कि केवल होल एक पॉइंट नहीं है, दैट इज कि चाइना अभी कॉन्फ्रंट कर रहा है इंडिया को, नहीं। अभी आप देखो इंडिया अपने डिफेंस डायलॉग को यूएसए के साथ में और ब्रॉडन करना चाह रहा है। रही सही में ये जो चारों के चारों एग्रीमेंट की बातचीत है, तो पहला जो गसोमिया एग्रीमेंट था दैट वाज साइंड इन 2002, तो इसका मतलब 20 साल पहले न तो यूएसए को चाइना का डर था, उस टाइम तो यूएसए की खुद की हेजेमनी चल रही थी, दूसरा न इंडिया से चाइना के कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, दोनों के दोनों अच्छी स्पीड से अच्छी ग्रोथ रेट से राइज हो रहे थे दोनों कंट्रीज। तो कहने का मतलब केवल चाइना को कंटेन करने के लिए बेका साइन हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। इट इज़ अ 20 years लॉन्ग प्रोसेस विच वॉज स्टार्टेड इन 2002। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये कंसर्न जो चाइना वाला है ये इकलौता नहीं है, पर हाँ ये बात ठीक है कि चाइना को एक मैसेज जरूर गया है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया और अमेरिका दोनों कहीं ना कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी के बर्डन को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों साथ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक रीजनल या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट को एक बेटर पोजीशन में ले जाने के लिए दोनों स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखोगे जब मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश हो जाता है जिसमें इंडिया भी अपना रोल प्ले करे, तो इंडिया तो वैसे ही पीसफुल कंट्री है, तो पीस और स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी पूरे वर्ल्ड में। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है रजिस्ट द बाइनरी। अब आपको पता है अभी दिल्ली की एयर क्वालिटी हो चुकी है, तो सेंटर ने अभी ज़रूरत महसूस की है कि कैसे भी करके ऐसे डिसीजन लिए जाए, ऐसे कानून फ्रेम किए जाए कि जो एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, उसकी एयर क्वालिटी को मैनेज किया जा सके। और ये आप देख सकते हो कि कितनी अनहेल्दी हेजी एनवायरनमेंट बन जाता है दिल्ली में इस टाइम पे आते हुए। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स ऑलरेडी आपने बहुत सुने होंगे, बहुत डिस्कस किए होंगे, एक्सप्लेन्ड पेज भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप वो बता दो कि कौन सा वीडियो में कौन सा कहाँ पर आर्टिकल। आप कंटिन्यूस प्रोसेस फॉलो करते रहो, आपको पता पड़ जाएगा। आप नोट्स मेंटेन करो, प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो, और नोट्स बनाने के लिए बार बार पूछा जाता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। देखो, मैं अपने हिसाब से अगर तुम्हें प्लेट बना करके दे दूंगा तो भाई तुम्हारी कहाँ से मेहनत हुई। हर चीज़ को स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती ना, आप अपने सिलेबस को अच्छे से जानो। स्टैटिक्स पार्ट को मत छोड़ो, स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी चीज़ मुझे लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ कोई भी चीज़ का कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। फार्मर्स आग जला देते हैं, स्टबल्स को जला देते हैं, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो स्टबल बर्निंग लिख दो जस्ट, और पंजाब हरियाणा, दैट्स इट। अब अपने आप पूरा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कीवर्ड्स को आप नोट डाउन करो। नंबर 1, स्टैटिक पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो कौन सी चीज़ों को नोट डाउन, कौन से कीवर्ड इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है वो भी पता पड़ जाएगा। और आप रेगुलर आप फॉलो करते रहो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले टाइम पे कहीं मैं कोरिलेट भी करना चाहूँ कि ये चीज़ हमने डिस्कस की है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली एक लिंक क्रिएट कर पाओ कि हाँ वाकई में ये चीज़ हमने डिस्कस तो की है। ठीक है, तो वो चीज़ें, हर चीज़ आपको मैं स्पून फीड नहीं कर सकता, सॉरी इसके लिए, बट हाँ
आपको अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा जो अभी हमने अभी पिक कर रखा है तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं फिर से अपना डिस्कशन। तो एक तरीके से आप देख सकते हो अनक्वेश्चनेबली अनहेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है दिल्ली में इस टाइम आते आते, दिल्ली वाले रीजन में। तो आप देख सकते हो पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस हम देखें तो वहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर देखो जो कि दिल्ली में चलने वाले व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से पॉल्यूशन होना, कंस्ट्रक्शन की डस्ट एनवायरनमेंट में उड़ना, और जो क्रॉप रेजिड्यूज नियर बाई जो स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर जो क्रॉप रेजिड्यू को जला दिया जाता है उसकी वजह से फ्यूम, तो ये मिलकर के पूरे सराउंडिंग को बिगाड़ देती है वहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सॉल्यूशंस उठाए गए हैं किए गए हैं उनको ये सारी की सारी चीज़ें डिफाई कर देती हैं, फेल कर देती हैं। उनमें से एक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्ट किया था कि कैसे भी करके आप ऐसा प्लान फॉर्मुलेट करो कि जैसे जैसे दिल्ली में एनवायरमेंटल इमरजेंसी आए तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गियर चेंज करते हो ना, उस तरीके से अर्ली विंटर्स के जो मंथ आते हैं वहाँ पर आप कैसे भी करके टैकल कर सको इस प्रॉब्लम को। तो ये चीज़ आई थी 2017 में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एनसीआर के लिए थी। तो आप देखोगे स्टबल बर्निंग जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो है, ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो दोनों के दोनों है कंट्रीज, दोनों के दोनों स्टेट्स दिल्ली के बिल्कुल पास है। बट आप देखोगे तो दिल्ली और पंजाब की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म में ना दिख करके ना तो जॉइंट फोर्स की तरह काम कर रही है, वो एक दूसरे के सामने सामने कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट रखती हैं। एक तो बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट तो बोलती है पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग है उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा है, और पंजाब हरियाणा बोलते हैं कि इकलौते हम ही थोड़े ना, हम तो 4 से 5% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक तो देखो सोल्यूशन पे कुछ पहुंच ही नहीं सकते। और जुडिशरी ने लगातार इन्हीं चीज़ों पे हर एक जब भी ओकेजन आया है जुडिशरी ने डायरेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। अभी आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंटरवीन किया है और ये कहा है सेंटर को कि भई आप ऐसा कोई रिस्पॉन्स तैयार करो, कोई फ्रेमवर्क तैयार करो कि इस क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग को आप कंट्रोल कर सको। और मंडे को फिर बाद में जो तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, अब आप मुझे बताओ सॉलिसिटर जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखते हैं अपन कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारे पास में ड्राफ्ट रेडी है, इस वीक के अंदर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा उसका काम, और फिर उसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंसेस बेसिस पे हम इन प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फाइनल आउट करेंगे और कैसे भी करके टैकल करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, देखो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के पास में पैडी क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है। अब उनके पास में बहुत कम टाइम बच जाता है कि उस रेजिड्यू को, बचे हुए को वो कैसे भी करके एक तरीके से कह सकते हैं ट्रीट कर पाएँ वो। पर उनके पास में प्रॉब्लम क्या रहती है, एक तो टाइम की कमी रहती है, और दूसरे जो जलाने के अलावा दूसरे ऑप्शंस हैं वो कॉमर्शियली वायबल नहीं है। और दूसरा आप देखोगे अगर उनको मैनुअल लेबर लगा करके फिर वो खुदाई करे या स्टबल्स को बाहर निकाले ज़मीन से, तो देखो वो एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम इनके पास कम है। दूसरा अगर ये कहा जाए कि कोई जैसे हैप्पी सीडर का नाम आता है, अब हैप्पी सीडर जैसी मशीन्स का सोल्यूशन तो है, आप निकाल दोगे, बट उस केस में क्या होता है कि वो साल में सिर्फ एक बार काम आती है। अब इस तरीके से एक बड़ी मशीन साल में सिर्फ एक बार काम आए तो फार्मर्स के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव वो ऑप्शन है नहीं, तो वो ख़रीदते नहीं है फिर। और रही सही में कोई छोटे किसान है, छोटे मतलब एरिया में जो खेती करने वाले किसान हैं, उन लोगों के लिए तो फिर वैसे ही इकोनॉमिकली वायबल चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। तो बहुत कम टाइम स्पेयर में रहना, और आप देखोगे कि जल्दी से जल्दी विंटर्स में सोइंग भी करनी होती है। हार्वेस्ट तो हो जाता है, हार्वेस्ट के बाद में फिर बाद में विंटर्स में दोबारा से बुआई करनी होती है चावल की, तो वो करने के लिए इनके पास में टाइम बहुत कम होता है। तो उनके पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ सेट, दैट्स दो, मतलब सारी स्टबल्स को फायर, आग लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, दिल्ली में फिर फ्यूम बन जाती है, नेचुरल एवेन्यूज़ में आप देखोगे तो हालत ख़राब, टॉक्सिक एयर हो जाती है चारों तरफ दिल्ली वाले रीजन में, एनसीआर की बात पर्टिकुलरली करें तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन की, ये अथॉरिटीज़ के लिए हमेशा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से सरदर्दी का कारण बनती रही हुई है। बट यहाँ पर एक बाइनरी जिसमें हम देखें कि एक बार तो एक तरफ तो है दिल्ली के रेजिडेंट्स और दूसरी तरफ हैं स्मोक स्प्यूइंग
फार्मर्स। तो मतलब दिल्ली के रेजिडेंट और फार्मर्स के बीच में ये जो बाइनरी है ना कि इन दोनों की वजह से हो रही है, इसकी बजाय हमें कोई और अच्छा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अब रेजिड्यू बर्निंग मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सेंस क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअल में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम देखें ना तो वहाँ पर कोई वायबल इनके पास अल्टरनेटिव है नहीं। सब्सिडाइज मशीन आप प्रोवाइड करते हो कि रूट आउट कर दो इन स्टबल्स को जलाने की बजाय, तो वो देखोगे तो इनके पास में इतना कुछ ज़्यादा यूज़ बचता नहीं है, क्योंकि केवल एक साल में एक बार वो मशीन काम आती है, बाकी कभी उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वो फार्मर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं बनता। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि लॉन्ग रन में फार्मर्स जो हैं दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स में, उनको कहीं ना कहीं आप एक तो ये इस तरीके से आप उनको इंसेंटिवाइज करो कि वाटर गजलिंग पैडी, मतलब ज़्यादा पानी की डिमांड करने वाले जो चावल हैं उनसे थोड़ा सा डाइवर्ट करो, कुछ और क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ पर प्रमोट करो। इसके लिए गवर्नमेंट के पास में स्कोप है। आप एमएसपी दूसरी क्रॉपिंग के लिए देना शुरू करो ना, चावलों के लिए जो दे रहे हो उसकी बजाय। या फिर दूसरा आप ये कहो कि ये वाला अगर प्रोडक्शन आप करते हो तो आपको ये बेनिफिट एडिशनल मिलेगा, तो गवर्नमेंट मोल्ड कर सकती है इस चीज़ को। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि जो ये पेडी की क्रॉपिंग है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करवा दो उस रीजन में, ठीक है। रही सही में मल्टीपल वेज में कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करो, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। हैवी हैंडेड मेजर्स आप लोगे अगर फार्मर्स के ऊपर, तो देखो वो तो हार्म ज़्यादा करेंगे बजाय कि अच्छाई के, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गिव रिफॉर्म्स ए चांस। विनोद राय के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो सेंटर का आपको पता ही है, अभी रिफॉर्म लाए गए हैं एग्रीकल्चर में, और आपको ये भी पता है कि इन रिफॉर्म्स को लाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किए थे, और आप ये भी जानते हैं कि रिलीफ पैकेज भी प्रोवाइड किया गया था कोविड-19 के टाइम पे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने बिल्स पारित किए, और इन बिलों को फिर बाद में प्रोटेस्ट किया गया, कहाँ पे, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में मेनली। अब यहाँ पर आपको पता है इकोनॉमी तो 90% भी नहीं थी, मतलब पॉलिटिक्स 90% थी, तो 10% इकोनॉमिक्स का इशू था। बस वही बात कि कोई इशू नहीं है ऑपोजिशन के पास में, तो फिर वो अपने हिसाब से पॉलिटिसाइज कर दिया इस पूरे मैटर को, जबकि ये बहुत लंबे टाइम से ड्यू चलने वाले रिफॉर्म्स थे। अब हुआ कैसे कि किस बेसिस पे ये पार्लियामेंट के जो लॉज बनाए गए हैं इनके अगेंस्ट में पंजाब असेंबली ने खुद के कानून बना दिया। ऐसा क्या प्रोविज़न है जी आपके पास में जिसके बेसिस पे ये कदम उठाए? तो देखो आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्स को नलीफाई करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। और आप देख सकते हो आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान गवर्नमेंट भी ऐसे कदम उठा सकती है कि भाई किस तरीके से हम फार्मर्स को इम्पैक्ट करने वाले इन कानूनों के इन प्रोविजंस को हम नलीफाई कर सकें। अब देखो होता है क्या, पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमारे जो 7th शेड्यूल है उसकी स्टेट लिस्ट जो है, लिस्ट नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट तो कौन सी होती है, यूनियन, सेकेंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जो है ना, उसमें स्टेट लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर को मेंशन किया हुआ है। पर आप देखोगे कि सेंटर के पास में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हैं, बट सेंटर वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रूल्स अप्लाई कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। और आप देख सकते हो कि सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी डिक्लेरेशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करती है ना मेजर क्रॉप्स के लिए, और थ्रू आउट कंट्री वो प्राइसेस अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर के पास में भी लॉ बनाने की अथॉरिटी है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, बैंक्स में लोन वेवर करना, कि किसानों के ऊपर बहुत लोन ज़्यादा हो गया है तो उसको माफ़ी करना, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का से हमेशा बना रहता है। रही सही में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो या फिर मल्टीलैटरल कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर कोई भी आप रिलेशनशिप की बात करो, तो इंटरनेशनली तो देखो फिर बाद में आपको पता है कि WTO में जब हमारे यहाँ पर ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट से लेकर के इशू उठे थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो टैकल किया। दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट की डोमेन में बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, इनसे सबसे रिलेटेड कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड बना रहता है। रही सही में आपको पता है 2019 में जब इंडिया RCEP से बाहर निकला, ठीक है, 2019-20 में RCEP से बाहर निकला तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बट उस टाइम आपको पता है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट की वजह से ही RCEP को साइन नहीं किया गया था कि हमारे यहाँ पर छोटे किसान हैं जो अपने यहाँ पर गाय भैंसे ये पालते हैं, दूध का प्रोडक्शन करते हैं और डेयरी के बेसिस पे अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं,
उन लोगों को हार्म हो जाएगा अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज से जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और वहाँ से अगर हमारे यहाँ पर सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए तो हमारे किसानों के लिए ये डेयरी का काम जो है वो रिम्यूनरेटिव नहीं रहेगा। इस वजह से इंडिया ने RCEP से विड्रॉ कर लिया। वो बात ठीक है कि उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बट आज इंडिया अपना अपर हैंड रख रहा है RCEP के बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि आज चाइना जहां एग्रेशन दिखा रहा है, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाह रहा है एशिया में, वहां पर इंडिया अब दबा हुआ नहीं है। अब फिर डिमांड बार बार निकलती आ रही है कि एग्रीकल्चर जहां पर हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी से है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी से है, तो क्यों ना फिर इसको उठा करके स्टेट लिस्ट से आप कंकरेंट लिस्ट में ला करके डाल दो। ये चीज़ जो आप देख सकते हो, ये अपने आप एक सॉल्यूशन पे बात की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें ये चीज़ सबसे पहले शुरुआत हो जाती है कि जब एजुकेशन को उठा करके स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 1976 में। दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि इसको एग्रीकल्चर को भी उठा करके आप स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल सकते हो। अब बात आती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इनके अलावा और क्या प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पे यूनियन लिस्ट जो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉज को या अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक तरीके से यूज़ कर सकती है। तो देखो, कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री की बात करें तो एंट्री नंबर 33 जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं पावर ऑफ स्टेट्स इन एग्रीकल्चर के अलावा आप देखते हो दोनों गवर्नमेंट्स को वो एम्पावर भी करती है कि कोई भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड और सप्लाई से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन रूल्स बना रहे हो तो, और पर्टिकुलरली कौन सा, रॉ मटेरियल और फूड स्टफ से रिलेटेड, तो एंट्री 33 भी सेंटर को कहीं ना कहीं एक अपर हैंड देती है कि आप यहाँ पे कानून बना सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने अपने ओपिनियन में बोला था यूनियन गवर्नमेंट को कि एंट्री 33 इन कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे आप एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बना दो, तो उसके बेसिस पे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में आया भी। तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से एंट्री 33 ने सिग्निफिकेंटली सेंटर की पावर को इंक्रीज कर दिया। अब आप ऐड देखो, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनमें सेंटर का से थोड़ा इंक्रीज हो गया जब से सरकारिया कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे ये कहा कि आप एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को प्रोमोलगेट करो, प्रमोट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो करंट जो सिनेरियो है नए बिल्स का, उसकी वजह से स्टेट्स को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पर्टिकुलरली ये आप देख सकते हो हरियाणा और पंजाब वाले जो आपको अब ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि आड़तियों को पर आड़तियाज जो हैं उनको परेशानी है, इंटरमीडियरीज को, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन के थोड़ी इशू आ रहे थे इस वजह से। तो आपको पता है जो चार स्टेट्स जिनकी हमने बात की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये चारों स्टेट्स में अभी रूलिंग पार्टी है कांग्रेस। तो आप देखोगे तो कांग्रेस ने एक एडवाइजरी डिक्लेयर की है इन सभी गवर्नमेंट्स के लिए अंडर आर्टिकल 254 क्लॉज 2 कि किस तरीके से सेंटर के लेजिस्लेशन को बाईपास किया जा सकता है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। 2015 में जब एनडीए गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट ने मतलब यूपीए गवर्नमेंट के जो यूपीए के टाइम पे जो एक बिल आया था, मैं आपको बता दूं वो बिल कौन सा था। दैट वाज लैंड एक्विजिशन एक्ट। यूपीए सेकंड गवर्नमेंट ने ये पारित किया था। अब इस एक्ट को बाईपास करने के लिए अब आपको पता है कि एनडीए गवर्नमेंट के पास में 2015 में राज्यसभा में इतनी ज़्यादा मेजोरिटी थी नहीं, तो उस केस में क्या कर दिया इन्होंने कि इस यूपीए के इस लॉ को बाईपास करने के लिए अपने स्टेट्स को क्या कह दिया, भाई आर्टिकल 252 क्लॉज 2 के अंडर में आप अपने यहाँ से पारित कर दो कुछ लेजिस्लेशंस, और उसके बेसिस में हम आपको फ्री कर देंगे इस एक्ट की चंगुल से। तो कहने का मतलब एक लूप होल निकाला गया आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के बेसिस पे एनडीए के द्वारा 2015 में। तो सेम लूप होल अभी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश कर रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब एनडीए गवर्नमेंट थी 2015 में, तो देखो प्रेसिडेंट तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे काम करता है ना। तो अभी तो देखो पंजाब अगर ये बिल पारित करता है तो इन बिलों को कहीं ना कहीं इनको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट एसेंट कब देंगे जी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करेगी।
चलो ठीक है, एक बार तो गवर्नर भी जो है फर्स्ट चांस में, तो जैसे अभी बिल पारित कर दिए पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, गवर्नर के पास में बिल पहुंच गए, तो वहां पर वो बिल पहुंच जाएंगे तो गवर्नर एक बार तो मना कर सकता है कि मैं नहीं करने वाला साइन। दूसरी बार अगर वो बिल साइन होकर मतलब लेजिस्लेचर फिर से पारित कर देता है तो उस बेसिस में आप गवर्नर जो है वो बाउंड हो जाता है उनको साइन करने में। अब उस केस में क्या होता है कि अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि सेंटर के लॉज को आप ओवर रूल करना चाह रहे हो तो प्रेसिडेंट की एसेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चाहे गवर्नर एसेंट दे या ना दे, अब गवर्नर सेकंड टाइम पारित होने के बाद में अगर साइन भी कर दिए बिल्स पे तो लास्ट में से जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आ जाता है कि भाई इतना इजी पाथ भी नहीं है पंजाब की जो लेजिस्लेचर ने पारित किए हैं बिल, क्योंकि अल्टीमेटली सेंटर को ही पारित करवानी है वो चीज़ें, क्योंकि प्रेसिडेंट तभी साइन करेंगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एक पॉलिटिक्स का प्ले चल रहा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, रियलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। एमएसपी की अगर बात की जाए, जिसके बेसिस पे पंजाब सरकार ने ये कहा है कि अगर एमएसपी को कोई फॉलो नहीं करेगा तो पनिशमेंट दी जाएगी, फाइन भी लगेगा, तो 3 साल की जेल भी हो सकती है, या फिर आप एपीएमसी मंडीज़ के बाहर अगर अपने माल को बेचते हो, खरीदते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो उन पर भी चार्जेस लगेंगे। तो आपको एक चीज़, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वीट एंड पैडी के लिए तो इन्होंने एमएसपी डिक्लेयर की है ना, पर्टिकुलरली ये जो लॉ बनाया है, तो ये तो ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज परचेज ही करती हैं, इनके ऊपर आप क्या लगाम लगा रहे हो, आपने कुछ अलग से किया ही नहीं है। बट वही बात कि कैसे भी करके पॉपुलिज्म को हम फॉलो करते रहें। आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस ऑलरेडी लग चुकी हैं सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट में कि ये जो है ये इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन को कहीं ना कहीं ब्रीच किया है, इन्फ्रिंज किया है। तो फार्मर्स की कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, जस्ट बिकॉज कि कॉरपोरेट फार्मिंग को आप प्रमोट कर रहे हो। तो कॉरपोरेट तो भाई बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो छोटे फार्मर, मजले जो फार्मर्स हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, वो तो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये बिल्स क्या है, एंटी फार्मर हैं, ये कह के पिटिशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो लीगल इश्यूज यहाँ पर जो देखोगे तो वहाँ पर ये सारा का सारा पूरा इशू निकल के आ रहा है ना, जो आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, ये फार्मर्स के इंटरेस्ट में के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रही सही में आप देखोगे कि रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं उनमें क्या किया गया है कि एक तो फार्मर्स को एपीएमसी मंडीज़ के चंगुल से फ्री किया गया है कि आप कहीं पर भी अपने प्रोड्यूस को सेल आउट कर सकते हो। दूसरी, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की वजह से उनको जो स्टॉकिंग की प्रॉब्लम थी या फिर जो एक फ्री फ्लो होना चाहिए मार्केट में, मार्केट फोर्स जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। तो दोनों बिल्स को कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म ला करके फार्मर्स को भी एक फ्री मार्केट अवेल कराया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हम कह सकते हैं कि 1991 में हमारे यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई थी, बट इंडियन एग्रीकल्चर को पहली बार इस तरीके से एक ओपन मार्केट मिला है, लिबरेटेड मार्केट मिला है, जहाँ फार्मर्स अपने हिसाब से अपनी प्रोड्यूस को और अपनी जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर वही है और कुछ नहीं है नया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है विनर्स टेक इट ऑल, अरुण मायरा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो अभी थ्रू आउट वर्ल्ड एक डिबेट सी चल पड़ी है कि एक तरफ तो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो दूसरी तरफ है वैल्यू बेस्ड जस्टिस। अब जस्टिस भी कैसी, चाहे एनवायरनमेंट बेस्ड हो, चाहे लेबर लॉज बेस्ड हो, कैसे भी करके। तो जो लोग ओपन ट्रेड को सपोर्ट करते हैं वो तो ये कहते हैं कि कैसे भी करके फ्री फ्लो होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का थ्रू आउट वर्ल्ड। तो इसी तरीके से आप कानून भी बनाओ। अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को एक आर्टिकल आया द इकोनॉमिस्ट में, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS एक क्लॉज है, आप ये ध्यान से समझना, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है। ISDS एक क्लॉज है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स में, जहां पर कभी भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करता है तो उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है ये ISDS, इन्वेस्टर्स स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो क्लॉज है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर होता है उनके पास में एक राइट होता है, एक अधिकार दिया जाता है कि वो कोई भी सीक्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास में जाकर के अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक वेल रेम्यूनरेटेड कॉर्पोरेट लॉयर को या वहाँ से गेन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना केस लड़ सकें होस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जैसे मान लो अमेज़ॉन ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है,
तो इंडियन गवर्नमेंट और अमेजोन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठा लेती है जिसकी वजह से अमेजोन के इंटरेस्ट हार्म होते हैं और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रिम्यूनरेटिव नहीं रहता, मतलब फ़ायदे वाला सौदा नहीं रहता, फ़ायदे वाला मार्केट नहीं बन के रहता। तो उस केस में अमेजोन के पास में ये जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला जो क्लॉज है ना, ये कहीं ना कहीं एक स्कोप बचता है जिसके बेसिस पे वो होस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के, और जब होस्ट गवर्नमेंट अमेजोन के उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जाती है तो होस्ट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सके और अपने बेनिफिट को वहां से हार्नेस कर सके। एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है अभी यूरोपियन यूनियन में। आपको पता है यूरोपियन यूनियन में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट एम्बिशियस कदम उठा रहे हैं। तो वहाँ पर इस क्लॉज का बहुत यूज़ किया जा रहा है कॉरपोरेट्स के द्वारा। ISDS जो क्लॉज है, जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। तो अभी तक आप देखोगे लगभग 10 में से 7 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने, मतलब 100 बार इस क्लोज को लाया जा चुका है। अभी प्रीवियसली देखोगे तो आप 1000 बार इस क्लोज को लाया जा चुका है, और इनमें एवरेज देखोगे तो हर 10 में से 7 तो वो बिगेस्ट कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, और वो भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनीज। क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज को कब करना है तो हमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमीज से रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमीज की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक ये हर्डल आ रही है, आप देख सकते हो इकोनॉमी, मतलब क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए अगर कोई कंट्री स्टेप भी उठाए तो, कि यहाँ पर कंपनीज जो हैं ISDS के बेसिस पे क्लेम करती है कि भाई हमें कंपनसेट करो, समझ गए। दूसरी तरफ आप देखोगे जो रिमोट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि USA का कोई इन्वेस्टर इंडिया में करे तो उनको हर एक कंट्री कहीं ना कहीं सुपीरियर कंसिडर करता है कि भाई FDI आएगी या FII आएगी या FPI हमारे यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारे यहाँ पर एक ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगी। ये चीज़ हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि FDI लेकर के आओ, FDI लेकर के आओ। तो उसमें कहीं ना कहीं लोकल पीपल के जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर हम एक तरफ देखें लोकल लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली, तो वो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं लोअर हैंड में आ जाती है। अपर हैंड कौन है भाई? इन्वेस्ट कौन कर रहा है पैसा। रही सही में आपको पता है WTO का एक सेगमेंट है दैट इज ट्रिप्स, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये, ठीक है। तो ट्रिप्स के बेसिस पे भी आप देखोगे तो ये भी अपने आप में एक अलग ही अजीब सा एग्जाम्पल बनता है, जहां पर मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज जो हैं वो लॉबी करती हुई दिखाई देती हैं कि भाई इन्वेस्टर्स और इंटेलेक्चुअल मोनोपोलीज को हम कैसे भी मैनिपुलेट करें। अरे भाई अगर आप $50 की एक दवाई, एक टैबलेट को बेचते हो तो वो गरीबों के लिए कहाँ बेनिफिशियल होगी? इसके लिए तो हमें जेनेरिक ड्रग बनानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर भी ट्रिप्स वाला भी इशू है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन कॉरपोरेट्स को प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब रिचर्स को ज़्यादा फेवर करता हुआ दिखाई देता है। रही सही में आप देखोगे इन्वेस्टर्स लगातार पावर गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया में भी। आपको पता है अभी 2020 का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये इंटेंशन शो की है कि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे इसके बेसिस पे कितना ही बुरे तरीके से एनवायरनमेंट को लॉस हो। इवन गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट जिस ज़मीन पे लग रहे हैं वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनसे जो बातचीत होती है इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंडर में, उस कम्युनिटी डिस्कशन को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया या बाईपास करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स का अपर हैंड लगातार बनता जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी कैपिटलिज्म प्रोमोट हो रहा है, ठीक है। रही सही में आप देखोगे लेबर कोड आप लेकर के आए हो, पार्लियामेंट ने अभी पारित किए हैं, तो उन्होंने तो वैसे ही यूनियंस को वीक कर दिया है, वर्कर्स के हाथ में इतना कुछ रहा नहीं है। ये अपन बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे अब जो एम्प्लॉयर है उसका अपर हैंड और ज़्यादा हो गया है। 300 से ज़्यादा अगर होंगे एम्प्लॉई तब जा कर के फिर वो अपनी, मतलब एक तरीके से कोई भी एम्प्लॉयर हायर या फायर करेगा तो उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर उसकी फर्म में 299 भी वर्कर्स है ना, तो वो अगर किसी को निकाले किसी को रखे उसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले 100 पर ही था। तो इस तरीके से वर्कर्स को कहीं ना कहीं वीक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यू लेबर कोड्स। इसी तरीके से आप देखोगे कोविड-19 से पहले वर्ल्ड की हेल्दी कंडीशन नहीं थी भाई, क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से पहले से प्रॉब्लम था। इसके अलावा
इनइक्वालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप देखो वर्ल्ड के जो बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करने से मना कर दिया कि किस तरीके से कोविड-19 को टैकल किया जाए, या फिर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े थ्रेट से भी वो विड्रॉ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का देखो आप, वो खुद बिजनेसमैन ही तो हैं, ठीक है, खुद की होटल्स चलती हैं, खुद की इंडस्ट्रीज चलती हैं। क्या कहा, बोला कि एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लाइमेट एडजस्ट कर लेगी, ऑटोमेटिक नेचर। तो उस केस में आप देखोगे तो बिजनेसमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने अच्छे से नहीं निभाई। रही सही में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं उनको एक प्रॉपर इनकम सोर्स भी इंश्योर नहीं हो पा रहा है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी फिक्स नहीं है, कब उनको निकाल दिया जाए कब उनको रखा जाए कुछ पता नहीं है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस आजकल जॉब मिलने लग गई है। ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है कि कैसे भी करके इन्वेस्टर्स के लिए इजी एनवायरनमेंट बनाया जाए। लोगों की सफरिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वल्गर इनइक्वालिटीज बनती जा रही है। तो एक तरफ तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो दूसरी तरफ गरीब अपनी इनकम को अर्न करने के लिए कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। रही सही में आप देखो लेबर को कितना परेशान, और रही ये आप कोविड-19 वाला इश्यू तो आप जानते हो कि कैसे रिवर्स माइग्रेशन हुआ, कितना परेशान हुआ। और अभी कंट्रीज का दिमाग कहाँ पे लगा हुआ है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पे, कि कैसे भी करके हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करें। अब आप ऐड देखो, हाँ, तो अभी आप देखोगे पिछले 50 सालों में एक थ्योरी से निकल के आ रही है, और उसकी शुरुआत होती है मिल्टन फ्रीडमैन की खुद के एक आर्टिकल से, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, नथिंग एल्स। तो उस टाइम पे अमेरिका के जो मेन लीडर थे, प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने इससे इंस्पिरेशन भी ली इस आर्टिकल से, और उन्होंने कह दिया कि बिजनेस का मतलब है केवल और केवल पैसा कमाना। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट केवल और केवल एक प्रॉब्लम बन के रह गई है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स निकल के आए, तब जाके कैपिटलिज्म को और ज़्यादा प्रमोशन मिला। आपको पता है इंडिया में एलपीजी पॉलिसी आई, उसके पहले ग्लोबली भी जो एक लिबरलिज्म था वो बहुत ज़्यादा आ चुका था, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ चुका था। शुरुआत होती है यूएसए से, और फिर बाद में आपको पता है यूके में भी ये चीज़ आ जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे करते करते इंडिया में भी 1990s में आते आते आ जाती है। लैटिन अमेरिका जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वो कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं ओपन होना शुरू हो जाते हैं। पढ़ो ये चीज़ें आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं ये, आपको काम आती हैं ये। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ नहीं लानी चाहिए, और इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने का जो मादा है जो कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पुल आउट कर लेना चाहिए। अपने आप बिजनेस हाउसेज हैं वो टैकल कर लेंगे। तो आप देखोगे अभी रीसेंट आर्टिकल्स कितने देखे हमने, उसमें एक ही चीज़ आती है, नेवर वेस्ट ए क्राइसिस, क्राइसिस को वेस्ट मत करो। ये मौका आ चुका है कि हम फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ को और ज़्यादा ला सकते हैं, बिजनेस लॉबीज़ को और ज़्यादा प्रोमोट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर आओ और हमारे यहाँ पर नए नए तरीके से इन्वेस्ट करो। हमने लेबर रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिले। एनवायरनमेंट को भी हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर दी है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करके, ऐसे ही एग्रीकल्चर लॉज को भी हमने फ्री कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की है, और ये सोच रहे हैं कि हम एफिशिएंटली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो और इकोनॉमी काम करे। तो आप देखोगे एक अच्छा मार्केट किसको कंसीडर किया जाता है, जहां पर सप्लायर और बायर दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में दिया जाए। जबकि आज इंडिया की बात हम करें तो ट्रेड की जो टर्म्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्शन नहीं देती है, क्योंकि प्राइसेस एक तरफ लो है तो दूसरी तरफ कंज्यूमर को आप प्रोटेक्शन देते हो। देखो एक तरफ तो स्मॉल फार्मर है, दूसरी तरफ है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में क्या होती है, सरकार को प्राइस कम करनी पड़ती है। अब प्राइस कम करोगे तो देखो बड़े फार्मर्स हैं जिनके बड़े बड़े खेत हैं उनके तो इतना लॉस होता नहीं है, बट एक छोटा किसान वो अपने खेत में केवल आलू ही बोता है तो उसको इतना फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। एक तो ये चीज़, दूसरी स्मॉल एंटरप्राइजेज और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करो। अब जो छोटी छोटी फर्म्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर गरीब लोग अपना खुद का काम चलाते हैं, और दूसरी तरफ बड़ी फर्म्स हैं उनको वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 20% लोग इन्वेस्ट करते हैं, बैंकों में डिपॉजिट करते हैं और लोन लेते हैं सिर्फ 2%। तो 2% कौन है जी, ये फाइनेंशियल मार्केट को हार्नेस करने वाले, ये वही तो हैं जो अपने आप आज बैंकरप्ट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बैंकरप्ट होती रह रही हैं, लोन लूट रही हैं, लोगों की हार्ड अर्न मनी को जो है यूज़ कर रहे हैं वो लोग।
तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि भाई आप बैलेंस बना करके चलो, आप कंज्यूमर और सप्लायर दोनों को रखो। तो यहाँ पर बायर को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही में और आगे बात करें, ट्रेड है, उसको उसकी टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी वर्कर्स के लिए आज की कंडीशन जो है अनफेयर बन गई है। देखा हमने कि किस तरीके लेबर लॉज को रिफॉर्म किया गया है, और ये क्रिटिसिज्म लगातार बनता रहेगा जब तक वाकई में अपलिफ्टमेंट ना हो जाए लोगों का, ठीक है। कुछ लोग जो कि वाकई में छोटे लोग हैं, उनका मार्केट में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कोट कर रहे हैं राइटर अल्बर्ट हिर्समैन, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ये बोला कि अगर आपको अपनी वॉइस को सुनाना है तो आप बोलो। आप बोलने के लिए क्या करोगे, बोला आप अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो में आप अपनी बातें रखना शुरू करो, और उसके लिए क्या चाहिए, बोला पैसा। तो इसका मतलब गरीब अपनी बात तो कभी रख ही नहीं सकता। तो पॉइंट वापस वहीं की वहीं आ जाता है कि भाई किस तरीके से गरीबों की आवाज़ सुनी जाए, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसकी बात कैसे सुनी जाए, ठीक है। क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत कम है, वो पावर को या रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक वे में काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर छोटे से छोटे तबके के लोगों की बातें भी सुनी जाए, जहाँ पर वर्कर्स हों, टाइनी एंटरप्राइजेज हों, कंज्यूमर्स हों, सिटीजन्स हों, उन सबको एनकरेज करने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट करो, जिससे कि लाइफ जो इजी बनाई जा रही है इन्वेस्टर्स के लिए, उसकी बजाय लाइफ इजी बनाई जाए सब लोगों के लिए। आप केवल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे नहीं चल सकते। ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। एक तरफ तो गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स में, जहाँ एक तरफ तो है कैपिटलिज्म तो दूसरी तरफ है डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म हमेशा प्रॉपर्टी राइट्स के लिए फेवर करता हुआ दिखाई देता है, जबकि डेमोक्रेसी क्या कहती है कि कैसे भी करके सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। समझ गए। आज जो गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस दिमाग पे आती है, वही बात है कि जिसके पास जितना पैसा उसके उतने वोट, तो $1 गिव्स 1 वोट, ये होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जबकि हो क्या रहा है, $1 गिव 1 वोट तो $1 मिलियन विल गिव यू मिलियन वोट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी को काम करना चाहिए ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड, जो मेन पिलर है। कैपिटलिज्म किस पे काम करता है, पैसे पे, और जबकि डेमोक्रेसी किस पे काम करती है, ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अल्टीमेट गोल क्या है भैया आपका, ह्यूमैनिटी में ही तो पीस लेकर के आनी है, और पीस के लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जस्टिस लानी बहुत ज़रूरी है। तो मनी जहाँ जहाँ पर बोले, अगर गेम को चेंज करने की अगर मनी कहीं कोशिश करे, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है मनी, मीडिया को इन्फ्लुएंस करती है, पावर लॉबीज को इन्फ्लुएंस करती है मनी, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर रिफॉर्म्स जो रह जाता है वहाँ पर मनी रोल प्ले करती है। तो भाई इस मनी को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गरीब लोगों की बात कोई सुनेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये निकाल के लेके आ रहे हैं कि भाई अगर रिच या फिर जो अपर क्लास जो है उसकी अगर लॉबी बन कर के या वो पैसे के हिसाब से खेलते हैं, तो आपके पास में भी कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन होना चाहिए। बट वही चीज़ है कि 5 लोग एक साथ हो जाएं तो चल जाता है, पर 50,000 लोग एक साथ आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बीच में और भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरफ तो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, कौन सा, एग्रीकल्चर वाला, वो तो कैसा था, ओपन मार्केट को प्रमोट कर रहा है। और ये आर्टिकल कहाँ क्या बोल रहा है कि कैसे भी करके ओपन मार्केट खोल रहे हो, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, फार्मर्स को थोड़ा वल्नरेबल सेक्शन में लाके छोड़ रहे हो, तो उस केस में आपको फार्मर्स को या फिर डाउन ट्रोडन सेक्शन या स्मॉल मार्जिनल सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको आप प्रोटेक्ट भी करो। स्मॉल मार्जिनल तो नहीं बोलेंगे अपन, जो छोटे तबके के हैं, लोअर क्लास जो है उनको, ओके। तो इस तरीके से डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।